अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज फर्स्ट हमारा जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्लास है। एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीफैप का आपका पेपर है। काफ़ी ज़्यादा कह लें कि लेंथी सिलेबस है इसका। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं अपना करवा दूं, उसके बाद हम लोग फिर इस फॉर्मली इसका कोर्स को आज देखते हैं कि क्या कोर्स है और उसका किस तरह से हमने लेके चलना है। अब्दुल बासित नाम है जी मेरा, एंड इट्स बीन 12 इयर्स मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मोर देन 12 इयर्स हैं। 2008 में क्वालिफाई किया था मैंने, 7 के एंड पे 8 के स्टार्ट में क्वालिफाई किया था। तब से अब तक साथ में जॉब कर रहा हूँ, मैं ग्रुप सीएफओ हूँ और विजिटिंग में टीचिंग करता हूँ। सही, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज वेल एज थ्योरेटिकल एक्सपोजर दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास। क्लियर। एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है जी हमारा, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट एज इन कह लें कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं इजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन एक तो पढ़ना ज़ाहिर है आसान है, उसके लिए इतनी ज़्यादा आपको टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो हैं वो बगैर उसके कोचिंग लिए भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। जैसा बीएम का सब्जेक्ट है उसकी बहुत कम बच्चे कोचिंग लेते हैं। बट ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली सीए में जिस तरह से हमारा रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जिसको बीएफटी कहते हैं उसका सब्जेक्ट है, या टैक्स का जो सब्जेक्ट है, ये नॉर्मली खुद से करने से नहीं होता। इसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है। 3 लेवल पे आप जो है ये सब्जेक्ट पहले पढ़ के आए हैं। मतलब अगर मैं कैफ लेवल की बात करूँ तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, जिसमें एक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है जिसको इंट्रो भी कहते हैं, और एक आपका एफएआर 1 है और एक आपका एफएआर 2 है। तो काफ़ी हद तक नहीं बल्कि कहूँगा मैं कुछ हद तक आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ के आए होते हैं कैफ लेवल पे। सही। सो फार एज सीफैप लेवल इज कंसर्न, हम इसी तरह से लेके चलेंगे कि जिस तरह से आप कुछ भी नहीं पढ़ के आए हुए। आई विल अज्यूम कि हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। पहली चीज, हाँ एक चीज मैं अज्यूम करूंगा कि आप चूंकि 3 दफा अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, आप कैफ लेवल पास किया है और आप ऑडिट वगैरह भी जो है वो आपने अब स्टार्ट कर दिए होंगे इफ यू आर डूइंग योर आर्टिकल्स, कि डबल एंट्री आपको आती है। सही, मैं अब आपको डबल एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ कि जी डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है, तो वो आई होप कि आपको पता है सारा डबल एंट्री का। उससे आगे जो भी चीज होगी हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो आज फॉर्मली हम लोग कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है, कि हमने जो सब्जेक्ट हमारा जो है एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसको हमने किस तरह से लेके चलना है या उसमें क्या क्या आता है। क्लियर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीफएप लेवल पे आप, मैं अक्सर कहा भी करता हूं, जो सीफएप लेवल पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू कर लें, मैं एमएसए की बात नहीं कर रहा, सीफएप के 6 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करेंगे, इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम कि आप स्टडी करने लगे हैं या सीफएप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो 1.5 साल के बाद आपकी अटेम्प्ट बनती है, 1.5 या 2 साल के बाद आपकी सीफैप की जो अटेम्प्ट बनती है, इसमें अगर आप साथ शुरू में ही लेके चलेंगे साथ, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अगर आप कैफ लेवल की तरह, अक्सर बच्चे होते हैं मैंने देखे हैं, पढ़ाता तो नहीं मैंने, एक शुरू में पढ़ाता था, तो उसमें मैंने एक अप्रोच देखी, आई डोंट नो कि आप लोगों की क्या अप्रोच रही है कैफ में। तो कैफ में बच्चे नॉर्मली ये करते हैं कि क्लासेस के साथ साथ इतना नहीं करते, फिर आखिरी जो 1 महीना 1.5 छुट्टियों वाला होता है उसमें फिर वो फुल थ्रॉटल पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि आप अभी क्लासेस ले लेंगे और फिर आखिरी 2 महीने में जब आपको फॉर्म से छुट्टियां मिलेंगी उस वक्त जाके आप प्रेपरेशन जो है वो कर लेंगे, तो यू आर रॉन्ग। ये इस तरह से नहीं होगा। आपको स्टार्ट से ही लेके चलना पड़ेगा। डेली एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि हम लोगों ने इसको इस तरह से लेके चलना है। जो भी जितने भी आपने पेपर्स देने हैं, 3 पेपर देने हैं, 4 देने हैं, 2 देने हैं, 1 देना है, स्टार्ट से ही आपको रूटीन अपनी सेट करना पड़ेगी और उस रूटीन के मुताबिक कंसिस्टेंटली जो है वो आपको प्रेपरेशन को लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है।
ऑनलाइन का फायदा ये है कि आपका ट्रैवलिंग का टाइम ज़ाहिर बच जाता है, वरना आपकी क्लासेस जो हैं वो अगर फिजिकल प्रेजेंस वाली क्लासेस हो रही हो तो ज़ाहिर है उसमें कॉलेज में आना, फिर क्लास लेना और फिर कॉलेज से घर जाना, इट टेक्स टाइम। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये फ़ायदा है कि आप डेफिनेटली इजी इस सेंस में है कि आप क्लास ले सकते हैं। अगर आपकी क्लास स्किप हो गई है तो बाद में आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी मिल जाता है, आप रात को बैठ के 12-1-2 बजे, जबकि फिजिकल ज़ाहिर क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको दोबारा से ले सकें, अनलेस आपके पास किसी स्टूडेंट ने कोई मोबाइल वगैरह पे रिकॉर्डिंग ऑडियो की है तो वो पॉसिबिलिटी होती है, वरना नॉर्मली तो ऑनलाइन क्लासेस में ये फायदा है कि यू कैन अटेंड योर क्लास at whatever time that is suitable to you, रात दिन। सही। एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की अब हम बात करना शुरू करते हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग, जितनी अकाउंटिंग आप लोग कैफ लेवल पे पढ़ के आए हैं ना, और जो हमने सी फैप लेवल पे पढ़नी है, आप ये समझ लें कि कैफ में जितनी भी आपने 3 सब्जेक्ट्स में जितनी भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी है वो आपने 20% अकाउंटिंग पढ़ी है। बाकी जो 80% अकाउंटिंग है वो सी फैप लेवल पे एक्स्ट्रा है। यानी कहने का मकसद है कि अगर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो 100% है तो 20% उसमें से आपने कैफ लेवल पे पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, और बाकी जो रिमेनिंग 80% कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे सी फैप लेवल पे पढ़ने हैं। तो इतनी ज्यादा नई चीजें, ऐसी बात नहीं है कि आपको वो चीजें पता नहीं होंगी। डेफिनेटली जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कि आपने कंसोलिडेशन पढ़ी हुई है, लेकिन जब हम यहाँ पे कंसोलिडेशन पढ़ेंगे वो वाली कंसोलिडेशन तो होगी ही होगी जो हमने पढ़ी है, उसके अलावा हम लोग साथ में ही एडिशनल कंसोलिडेशन भी पढ़ रहे होंगे, जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हैं या स्टेप एक्विजिशन है या डिस्पोजल्स ऑफ सब्सिडरीज हैं या फॉरेन सब्सिडरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं वो किस तरह से बनती हैं, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। डेफर्ड टैक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पे आके हम लोग उसको मजीद एडवांस लेवल पे जाकर देखेंगे। सही। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, यानी कहने का मकसद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके पता है। यहाँ पे हम लोग उनके एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो है वो देख रहे होंगे। सही। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपने नहीं पढ़ी, वो आपकी ऑलटुगेदर नहीं होंगी, जिस तरह से IAS 19 है एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, IFRS 9 है, प्रॉब्ली आपने नहीं पढ़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। सही। तो काफी सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने पहले, IAS 21 है, IAS 28 है, IAS 27 है, IFRS 11 है, IFRS 2 है। काफी सारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े और वो आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट जो है वो लेने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं फॉर्मली एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इंट्रोडक्शन की तरफ। देखें, हम लोग जो है इसमें अकाउंटिंग में 3 चीजें मेनली पढ़ रहे होंगे। ये 4 चीजें हैं बेसिकली, अमंग अदर थिंग्स। ये 4 मेन चीजें हैं हमारी। ये बेसिकली ये चारों चीजों को हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। यानी ये जो आपने IFRS कहते हैं, इन 4 चीजों को हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। यानी जब भी आपसे कोई IFRS क्या होते हैं, आप कह रही IFRS में IFRS भी होते हैं, IS भी होते हैं, IFRICs भी होती हैं, SICs भी होती हैं। क्या होती क्या है वो हम बाद में देखते हैं। सही। अमंग अदर थिंग्स हमारा जो 90% सिलेबस है वो यही चीजें हैं IFRS से जो है। इसके अलावा IFRS के बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमारे स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूरा सिलेबस भी एक्सेल की फाइल जो है वो शेयर कर लूंगा आपके साथ। इसमें पूरे का पूरे स्टैंडर्ड्स और पूरे का पूरा सिलेबस है कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स हैं, ये IFRS के मुताबिक नहीं है, ये एक नया टॉपिक है। सही। इसी तरह से SMEs के स्टैंडर्ड्स हैं, SMEs के स्टैंडर्ड्स ये IFRS के स्टैंडर्ड नहीं है, ये अलहदा से है। इसी तरह से इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये IFRS में नहीं है। सही। तो ये एडिशनल चीजें हैं जो अदर देन दीज कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर रहे होंगे। सही। अब वन बाय वन करके हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ चलते हैं। सही। सबसे पहले मैं IAS की बात करता हूं। देखें,
IS 1, ये सबसे पहले हम कंसोलिडेशन की चले हम बात कर लेते हैं, या स्टैंडर्ड्स की चले वैसे जो मैं आपको एक्सेल की फाइल दूंगा उसमें से अलग-अलग से मैंने बताया हुआ है कि ये वाला स्टैंडर्ड जो है ये कंसोलिडेशन की ग्रिड से बिलोंग करता है, ये वाला स्टैंडर्ड जो है ये IFRS से बिलोंग करता है, ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो अदर से स्टैंडर्ड। तो अगर हम सबसे पहले जो हमारा मेजर एरिया होगा वो कंसोलिडेशन होगा, यानी इसमें हमारा काफी ज्यादा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में। आप पढ़ के भी आए हुए हैं पेरेंट सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंसोलिडेट करते हैं उनको हम किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं। तो कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो आपको वैसे तो पता ही होगा। IFRS 3 है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही इनके नाम याद हो जाने हैं, और अगर ना भी याद होंगे फिर भी याद होगा। क्लियर, इतनी ज्यादा हमने अकाउंटिंग करनी है, इनके नाम वैसे याद होने हैं इन स्टैंडर्ड्स को। सही, तो कंसोलिडेशन से जो रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो IFRS 3 है, IFRS 10 है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, FS मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही, IS 21 है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, यानी फॉरेन सब्सिडरी से रिलेटेड जो हमारा वो है वो IS 21 डील करता है। IS 27 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हम देखेंगे कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। IS 28 है एसोसिएट्स का, IS 7 है कैश फ्लो। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे तो आपने अलग पढ़ी है, लेकिन बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन खत्म करेंगे तो हम इसकी कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी खत्म कर चुके होंगे। सही, एक स्टैंडर्ड जो है वो मैं लिखना IFRS 11 है जॉइंट अरेंजमेंट्स, यानी बाय द टाइम हमने कंसोलिडेशन खत्म की होगी, बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन खत्म करेंगे हम लोग ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कर चुके होंगे। सही, इनमें से आपने जो पढ़ा है डेफिनेटली आपने ये सिर्फ ये 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, पता नहीं आपने थ्योरेटिकली पढ़े हैं या नहीं पढ़े, एनीवेज, लेकिन इन 2 स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग आपने कंसोलिडेशन में की हुई है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस की। हम इन 2 के साथ साथ आगे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं IS 21, IS 27, IS 28, IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पढ़ा है आपने। यहाँ पे हम कंसोलिडेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और IFRS 11। सही, तो कंसोलिडेशन में अगर आप देखें तो बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन में हमारे तकरीबन जो है वो 20 लेक्चर्स का तकरीबन होता है हमारा कंसोलिडेशन का जो एरिया है, उसमें कोई 20 एक लेक्चर जो है वो हमारे लग जाते हैं। तो बाय द टाइम हम लोगों ने वो कंसोलिडेशन का जो एरिया वो कंप्लीट किया होगा उसमें हम लोग ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड अगेन इसमें चलें वो तो आना ही आना है हमारा मशहूर ज़माना IS 1। तो वो IS 1 को इधर रख लें या इसको अलग से रख लें, एक ही बात है। IS 1 आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड जो है वो IS 1 है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हम जो पूरी अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो सारी की सारी आके IS 1 में जम होती है। अल्टीमेटली उसने खत्म कहाँ होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो। तो IS 1 वैसे हम पहले दिन थ्योरेटिकली या उसमें एसेट्स की क्लासिफिकेशन बताई है, लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन बताई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स बताए हैं। डेफिनेटली हम पहले IS 1 से ही शुरू करेंगे, बट अगेन IS 1 से क्वेश्चन तो कोई नहीं आएगा, और हम अगर ये कहें IS 1 से ही सारे क्वेश्चन आएंगे तो भी ठीक बात है। क्यों? क्योंकि IS 1 बात ही एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी की करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है, और हमने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़नी है उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली IS 1 से ही वो लिंक करती है। डायरेक्ट जाहिर है IS 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इनडायरेक्ट भी हर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है तो इस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड से आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड में लिखा क्या है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपने कंप्लीट जो अकाउंटिंग पढ़नी है वो इसी सब्जेक्ट में पढ़नी है, इसके बाद आपने अकाउंटिंग दायरा नहीं पढ़नी। MSA में है लेकिन डेफिनेटली वो इस हद तक एडवांस लेवल नहीं है। MSA में ज़ाहिर है उसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो केस स्टडी है। जो सही वाली अकाउंटिंग आपने पढ़नी है वो यहीं पे पढ़नी है। तो ये सब्जेक्ट पास करने के बाद आपकी अकाउंटिंग इतनी होनी चाहिए जितनी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आती है।
जी, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो हम थोड़े सा ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन IFRS 3 है हमारा जो स्टैंडर्ड है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। ये कंसोलिडेशन को डील करता है, जिसमें एक पेरेंट और एक सब्सिडरी होती है, और फिर हम दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, और उससे आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जो कि हम डेफिनेटली सीखेंगे भी कि किस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 10 ये भी उससे बिलोंग करता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग डील करता है, यानी IFRS 3 जो स्टैंडर्ड है वो एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग डील करता है। और जो IFRS 10 है वो रिपोर्टिंग डेट पे। जाहिर है हमने दोनों ही देखने हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर सिर्फ IFRS 10 एप्लीकेबल होगा या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे IFRS 3 एप्लीकेबल होगा। दोनों ही स्टैंडर्ड जो है वो साथ साथ अप्लाई हो रहे होते हैं, यानी जो गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं वो आप पहले एक्विजिशन डेट की कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से इम्पेयरमेंट लेस करते हैं, तो वो आपकी रिपोर्टिंग डेट गुडविल आ जाती है। सही है, हम देखेंगे भी डेफिनेटली, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। क्लियर। IAS 21 है फॉरेन एक्सचेंज, या इसको फॉरेन सब्सिडरी से रिलेटेड स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। इसमें हम फॉरेन सब्सिडरी भी पढ़ेंगे कि एक आपका अगर पेरेंट है वो पाकिस्तान में है अज्यूमिंग, और उसने एक सब्सिडरी एक्वायर कर ली है US में, तो उस सब्सिडरी को अब जब कंसोलिडेट करना है तो कौन सा स्टैंडर्ड जो है उसको डील करेगा, वो IAS 21 डील करता है। IAS 21 बेसिकली दो चीजें हम देखेंगे डील करेगा। IAS 21 एक ये चीज डील करेगा कि आपकी जो कंपनी है, आम कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं है। जिस तरह से आप ऑडिट्स पे जाते हैं 99% कंपनीज जो हैं उनकी सब्सिडरीज नहीं होती, तो जाहिर है वो भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रही हैं। जिस तरह से हमारे मुल्क में जिस तरह से एक्सपोर्ट होती है दूसरे कंट्रीज में, तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो एक्सपोर्ट पाकिस्तानी रुपये में नहीं करती, डेफिनेटली वो डॉलर्स में या यूरोज में या पाउंड्स में करती हैं। तो उनकी जो सेल्स रिकॉर्ड होनी है, या उनको जब पैसे आने हैं डॉलर्स, उनको हमने पाक रुपये में करना है, तो वो उसके लिए क्या मेथड अडॉप्ट होगा वो भी IAS 21 देखता है, और फिर सब्सिडरी भी IAS 21 देखता है। तो IAS 21 में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे कि अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं तो वो किस तरह से लोकल करेंसी में ट्रांसलेट होंगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट IAS 21 में है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक आपकी सब्सिडरी फॉरेन है और उसको ट्रांसलेट करना है अपने लोकल करेंसी में, तो वो किन प्रिंसिपल्स के तहत होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, और इसमें फिर आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो ये दोनों ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो हैं कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को किस तरह से देखना है, और फॉरेन सब्सिडरी की ट्रांसलेशन को किस तरह से देखना है, ये दोनों चीजें IAS 21 बताता है। इसका नाम भी बेसिकली यही है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। और उसमें फिर फॉरेन सब उसके नाम में फॉरेन सब्सिडरी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट जो है उसमें फॉरेन सब्सिडरी के भी हैं। सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन में जो आज तक टेस्ट किया गया एरिया है CFAP लेवल पे, ये फॉरेन सब्सिडरी है। सही, आगे जाके एक और बताता हूँ। फॉरेन सब्सिडरी जो है ये सबसे ज्यादा आज तक की अगर हम बात करें कि कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट किया गया है CFAP लेवल पे, तो वो फॉरेन सब्सिडरी का है, डेफिनेटली हमने पकड़ना है। उसके बाद IAS 27 है, थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आता भी नहीं है, आ भी नहीं सकता, बट एनीवेज हम फिर भी इसको देखेंगे। 2 पेजेस का स्टैंडर्ड है IAS 27। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ये वो बेसिकली बताता है। सही, कंसोलिडेशन से रिलेटेड ही है ये स्टैंडर्ड, तो हम उसको फिर इस तरह से लेके चलेंगे। उसके बाद है IAS 28। IAS 28 है एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, इसमें अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स है, और आगे लिख लें जॉइंट वेंचर्स। सेम अकाउंटिंग है एसोसिएट्स की और जॉइंट वेंचर्स की। IAS 28 डील करता है, आपके लिए नया स्टैंडर्ड होगा ऑल टुगेदर, आपने नहीं पढ़ा हुआ। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कि एसोसिएट होती क्या है। हमने आपने तो अभी तक सिर्फ एक रिलेशनशिप देखा होगा, और वो है पेरेंट और सब्सिडरी का। पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब बनता है डिटेल में भी हम देखेंगे। पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप उस वक्त बनता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लेती है,
तो हम कहते हैं कि वहां पे पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन गया। वैसे तो कंट्रोल की बात करता है, व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ अनदर एंटिटी देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, और फिर वो कंट्रोल को हम कह सकते हैं 99.9% केसेस में कंट्रोल उस वक्त आता है जब एक कंपनी के दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर्स जो हैं वो एक्वायर हो जाते हैं। अब अगर एक कंपनी के दूसरी कंपनी में लेस देन 50% शेयर्स एक्वायर हो तो उसको हम एसोसिएट कहते हैं। एसोसिएट जाहिर है हमने इसको डिटेल देखना है, लेकिन एसोसिएट कौन सा होता है? जब एक कंपनी के दूसरी कंपनी में 20% से 50% के दरमियान शेयर होल्डिंग हो तो उसको हम कहते हैं एसोसिएट। यानी अगर मैं किसी कंपनी के 30% शेयर्स एक्वायर कर लेता हूँ तो ये मेरी एसोसिएट है। 25% शेयर्स पे भी एसोसिएट है, 40% शेयर्स पे भी एसोसिएट है। एनी percentage less than 50% is my associate relationship, and if the percentage of shareholding or percentage of acquisition goes beyond 50%, that means that there is relationship of parent and subsidiary, and if that percentage is less than 50%, but even if it's 50%, but we'll see it आगे जाके डिटेल में। अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी हम चूंकि सिर्फ पूरे के पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो start with the concept of associate, हम ये कह सकते हैं कि where there is an acquisition of 20% to 50% shares, anywhere beyond 20% and 50% is called a relationship of associate। तो अगर मैं किसी कंपनी के 30% शेयर्स एक्वायर कर लेता हूं तो वो मेरी एसोसिएट है, और अगर 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेता हूं तो वो मेरी एसोसिएट नहीं बल्कि सब्सिडरी है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जिस तरह पेरेंट सब्सिडरी की अकाउंटिंग जो है उसमें एक जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके आप एसेट्स को कंसोलिडेट करते हैं, लायबिलिटीज को कंसोलिडेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एनसीए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर हुआ करेगा एसोसिएट को डील करने का भी, कि इसकी अकाउंटिंग कैसे हो। डेफिनेटली सब्सिडरी नहीं है तो इसकी अकाउंटिंग भी वो वाली नहीं होगी, बट हम इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन में वो है एसोसिएट का। पहला मैंने बताया था फॉरेन सब्सिडरी, दूसरा मैंने बताया है एसोसिएट, और तीसरा आता है डिस्पोजल का, कि जब आप सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं, डेफिनेटली हमने करने हैं। उसके बाद है IFRS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैश फ्लो बननी वैसे ही है जो आपने अभी तक सीखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, यहाँ पे भी हम वैसे बनाएंगे। वैसे ही कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनेगी, वैसे ही कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनेगी, और वैसे ही कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनेगी। फॉर्मेट जो है वो वही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाना सीखा है या नहीं सीखा तो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, वो यहाँ पे भी वही है। फॉर्मेट में चेंज कोई नहीं है। जिस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे तो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। उसी तरह से नॉन करंट एसेट्स होंगे, उसी तरह से करंट एसेट्स होंगे, उसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी। तो कहने का मकसद है कि जो आपने कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इनके फॉर्मेट वही रहेंगे। आप देखेंगे कि फॉर्मेट को नहीं हम छेड़ेंगे, उन फॉर्मेट के अंदर जो चीजें हैं उनको कैलकुलेट किस तरह से करना है वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट वही रहेगा। उस फॉर्मेट में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो नए कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं पढ़े हुए, वो हम सीखेंगे यहाँ पे मजीद कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद आ रही IFRS 11। मैं आपको लिस्ट भी बता सकता हूँ, इस तरह से भी बता सकता हूँ कि IAS 1 से लेके आखिरी स्टैंडर्ड तक कौन कौन सा है, लेकिन फिर वो दायरा ये मैंने अलग-अलग बनाया, ब्लॉक्स बनाए हैं, इस तरह से आसानी से समझ आ जाती है। IFRS 11 है जी जॉइंट अरेंजमेंट्स का। ये वहां पे जॉइंट अरेंजमेंट क्या होते हैं, जिस तरह मैंने बताया था जी 50% से ज्यादा पे पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, 20% से 50% के दरमियान एसोसिएट का रिलेशनशिप है। तो अगर कहीं किसी के साथ जॉइंट कंट्रोल का रिलेशनशिप हो, जॉइंट कंट्रोल का रिलेशनशिप क्या है? पेरेंट सब्सिडरी के रिलेशनशिप में एक कंट्रोल करता है दूसरी कंपनी को, सही। जॉइंट कंट्रोल के रिलेशनशिप में एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा पेरेंट हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट कहलाएगा जॉइंट अरेंजमेंट्स का। एक से ज्यादा पेरेंट का मतलब है कि अम्मा और अब्बा, चले हम इस तरह से कह लेते हैं, अम्मा और अब्बा मिलकर एक बच्चे को कंट्रोल करते हैं, तो वो जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं
अपने वेंचर को, वो बच्चा उनका वेंचर है तो वो उसको जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे के बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो माँ और बाप मिलके लेते हैं। ब्याह कितने करना है, जाहिर है शादी कहाँ करनी है, माँ बाप डिसाइड करेंगे। बच्चे को पढ़ाना कहाँ है, माँ बाप मिलकर डिसाइड करेंगे। तो ये माँ बाप जो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, ये बेसिकली जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को, जो कि उनका बेटा है। सही, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलके जब एक वेंचर को मिलके कंट्रोल करें तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जॉइंटली कंट्रोल कर रही हैं। तो वहां पे जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है वो IFRS 11 एप्लीकेबल। आप अगर ऊपर देखें तो IAS 28 में भी मैंने एक चीज लिखवाई है, जॉइंट वेंचर। ये जो जॉइंट वेंचर है ना, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। IFRS 11 में बताया है जॉइंट वेंचर क्या होता है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पे है। यानी जब हम IFRS 11 पढ़ेंगे तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब अकाउंटिंग की बात करता है ना तो अकाउंटिंग के लिए फिर रेफर कर देता है जी IAS 28 में इसकी अकाउंटिंग है। तो जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट्स में IAS 28 और IFRS 11 जो है वो आपस में लिंक्ड हैं कि डेफिनेशन IFRS 11 में है, अकाउंटिंग IAS 28 में है। तो ये बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन खत्म करेंगे, हम ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे स्टैंडर्ड बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टैंडर्ड्स जो हैं, 7 स्टैंडर्ड, बल्कि IAS 1 भी चले हम बात कर लें तो 8 स्टैंडर्ड जो है बाय द टाइम 8 स्टैंडर्ड बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन खत्म करेंगे, ये स्टैंडर्ड हम लोग फड़का चुके होंगे, मतलब खत्म कर चुके होंगे बाय द टाइम कंसोलिडेशन खत्म हो। क्लियर? उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मेरे इजी स्टैंडर्ड्स, मैं उनको कहता हूं, जो उनसे मैं कहता हूं कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है मेरे, यानी जो मेरे एसेट जो नॉन करंट एसेट रिलेटेड। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, सही, तो वो भी उसको हम देख लेते हैं। इसमें है जी, एक है IFRS 5, ये इसका नाम ही ये है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी आगे है, वो लंबा चौड़ा नाम हो जाना। IAS 16, ये आपको पता है IAS प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का है। ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। IAS 16 ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होगा। IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स का। IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आपके लिए नया स्टैंडर्ड होगा। IAS 40 है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी आपके लिए नया स्टैंडर्ड होगा। और एक इसके साथ ही IAS 36 है इम्पेयरमेंट का। तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड पूरे के पूरे ये हैं। ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वन वे और द अदर नॉन करंट एसेट से बिलोंग करते हैं। सही, IFRS 5 की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ज़ाहिर है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, कि ऐसे एसेट्स जो आपने इस्तेमाल नहीं करने बल्कि बेच देने हैं। IFRS 5 जो डील करता है ये आपने नहीं पढ़ा होगा पहले कैफ में, आपके लिए एक नया स्टैंडर्ड है। अक्सर औकात पूछ लेता है इसका, मतलब एक आधी अटेम्प्ट के बाद इसका आपको 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाया करता है IFRS 5 का। आसान स्टैंडर्ड है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, कि ऐसे एसेट्स जो आपने इस्तेमाल नहीं करने बल्कि बेच देने हैं, उनकी अकाउंटिंग क्या होगी वो IFRS 5 बताता है। इसमें बेसिकली दो चीजें हैं, वो मैंने नाम चूंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाना था, इसका नाम ये है पूरा, एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इस स्टैंडर्ड का पूरा नाम ये है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ये दो चीजें बताता है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम देखेंगे क्या होते हैं और किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, और नॉन करंट एसेट्स जो आपने बेच देने हैं वो आपने उनको बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने कहाँ पे उसको
उसका शो करना है और उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होनी है IFRS पर। IAS 16 है जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसके लिए आपको इसका इंट्रोडक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खैर हम पढ़ना तो खैर हमने है ही, लेकिन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपकी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम CFAP लेवल पे पढ़ें कि जी हमने इसमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे होंगे जी। डेप्रिसिएशन के जो आप इंट्रो में जिस तरह से डेप्रिसिएशन का एक प्रॉपर टॉपिक है कि आप डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, या डेप्रिसिएशन हम देखेंगे हम लोग डेफिनेटली के मेथड कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो कुछ और होगा IAS 16 में। यहाँ पे IAS 16 में मेजर फोकस होगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का। रिवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रू आउट योर CFAP लेवल। मतलब आप अगर ये समझें कि वो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस हम पढ़ आए हैं है वही चीज, तो नई चीज नहीं है, वही है रिवैल्यूएशन सरप्लस, एंट्रीज भी बिल्कुल वही है, बट यहाँ पे आके उस रिवैल्यूएशन सरप्लस ने कहाँ कहाँ घूमना है और किस किस स्टैंडर्ड में रिवैल्यूएशन और डेफर्ड टैक्स मिला के क्वेश्चन आया करता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है अगर रिवैल्यूएशन का वो कॉन्सेप्ट चेक करे तो वो साथ में डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट भी चेक करता है। अब आपने सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ा होगा, आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं आपने उसके साथ डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट के रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरह से साथ लेके चलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग वो भी देख रहे होंगे। प्लस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में एक नई चीज आप देखेंगे, उसको हम कहते हैं IFRIC 1। IFRIC 1 जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जी IFRIC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। IFRIC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ये एक कमेटी बनी हुई है ISP की, उसमें ऐसे इश्यूज जो कि स्टैंडर्ड्स में नहीं हैं उनको किस तरह से लेके चलना है, उसके लिए फिर इंटरप्रिटेशन इशू होती है जिसको IFRICs कहते हैं। सही, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। यानी अगर आप ये कहें ये IFRIC जो है ये स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड्स का ही पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है स्टैंडर्ड का। सिर्फ अलग से क्यों इश्यू किया गया कि स्टैंडर्ड इस पे कोई गाइडेंस नहीं है, तो उस गाइडेंस के लिए फिर IFRIC इशू कर दी गई। बट अगर ये कहा जाए कि ये स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है तो ये स्टैंडर्ड का ही पार्ट है। क्लियर, ये नई चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे IFRIC 1। आपने एक चीज पढ़ी हुई है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। डिसमेंटलिंग की आपने एक यहाँ प्रोविजन पड़ी हुई है, जो आप IAS 16 में आप देखते हैं जो डिसमेंटलिंग के खर्चे होते हैं उसको आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। तो IFRIC 1 बताती है कि अगर उस डिसमेंटलिंग की प्रोविजन में कोई चेंज आया है तो उसको किस तरह से डील करना है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है, स्टैंडर्ड IAS 16 और IFRIC 1 जो है वो आपस में लिंक्ड हैं। तो हम जब IAS 16 पढ़ेंगे हमारा मेजर फोकस जो होगा वो IFRIC 1 पे होगा। क्यों? क्योंकि CFAP पे जब भी क्वेश्चन आया है IFRIC 1 का ही आया है। क्लियर, तो IFRIC 1 पहले तो कभी एक दौर में तो इस IFRIC 1 का 15-15 नंबर का सवाल भी आ जाया करता था, लेकिन अब चूंकि CFAP में उसने IAS 16 को एक्सक्लूड कर दिया है, यानी अगर आप उसके सिलेबस आउटलाइन देखें तो उसमें IAS 16 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसने नीचे कह दिया जी मैं चेक कर सकता हूँ। तो 10 से 15 नंबर जो है वो आपके उन स्टैंडर्ड्स में से भी वो टेस्ट करता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस वजह से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये हम IAS 16 को और नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आएगा भी तो इसका 3, 4, 5 नंबर का आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आएगा भी तो IFRIC 1 का आएगा। तो हम डेफिनेटली पहले IAS 16 देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम IFRIC 1 भी देख लेंगे। उसके बाद ये IAS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स का। ये एग्जैक्ट इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये सारे का सारा स्टैंडर्ड वैसा ही है जैसा आपने कैफ लेवल पे पढ़ा है। 100% डिटो वैसे है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। उसी तरह से रिसर्च कॉस्ट, उसी तरह से डेवलपमेंट कॉस्ट हर, बट हम डेफिनेटली पढ़ेंगे लेकिन इस पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे। इंटेंजिबल एसेट पे हम लोग इसको, क्योंकि स्टैंड ये सिलेबस में भी नहीं है आपका, ये दोनों स्टैंडर्ड आपके टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं है ये दोनों स्टैंडर्ड, बल्कि ये IAS 20 भी आपके सिलेबस में नहीं है। सही है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तीनों स्टैंडर्ड, लेकिन हमने पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एंड इन CFAP लेवल एक एक नंबर जो है वो आपका कीमती है। तो इंटेंजिबल एसेट IAS 38 है, एग्जैक्टली वही है कि इंटेंजिबल एसेट होते क्या है, इनकी अकाउंटिंग क्या है, बैलेंस शीट में कहाँ पे आते हैं और इनको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। IAS 20 है गवर्नमेंट ग्रांट्स, आपका नया स्टैंडर्ड है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है और इनको हम किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है,
इसका भी सवाल 4-5 नंबर का वो पूछ ही लिया करता है कि आपने अगर कोई बिल्डिंग या लैंड है जो आपने रेंट आउट की हुई है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, वो IAS 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है वो बताता है। IAS 36 इम्पेयरमेंट है, ये इसमें सरप्राइजिंगली इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो काफी डिटेल्ड चेक किया है उसने। 3-4 दफा इसका क्वेश्चन आया है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड था। मतलब आप ये देख लें कि 12, 15, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इम्पेयरमेंट का आया था, इतना डिटेल्ड उसने पूछा था। आसान स्टैंडर्ड है बहुत ही ज्यादा इम्पेयरमेंट का, कि इम्पेयरमेंट होती क्या है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एसेट क्या होते हैं। इसमें भी आपको नई चीज कोई नहीं है। ये इम्पेयरमेंट, आई डोंट नो कि कैफ लेवल पे इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या होता है या नहीं होता, बट ये यहाँ आसान है। इसमें टाइम लगेगा हमारा, क्योंकि इसमें वो सवाल जो है वो 12-15 नंबर का पूछना शुरू हो गया है। इस वजह से हम IAS 36 को काफी डिटेल्ड देख रहे होंगे। तो ये है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारा जो फर्स्ट एरिया होगा जहां से हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे आफ्टर IAS 1, हमारा यही एरिया होगा। सबसे पहले हम ये एरिया कंप्लीट करेंगे, ये वाला। क्यों ये वाला एरिया कंप्लीट करेंगे पहले? क्योंकि एक तो ये आसान है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं ये कदरे आसान स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं है। तो आसान चीज को अगर हम पहले शुरू करेंगे तो उससे ये फायदा होगा हमारा कि हमारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद ये वाला हमारा जो ग्रिड है, ये हमारा कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे फिर ऊपर वाला जो फर्स्ट ग्रिड पड़ा है कंसोलिडेशन का। नॉर्मली ये भी देखा गया है, या कुछ टीचर्स ऐसा करते भी हैं कि वो स्टार्ट ही कंसोलिडेशन से कर देते हैं, कि कंसोलिडेशन पहले खत्म करवा के फिर बाकी स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। मैं जरा कहता हूँ कि स्टार्ट में बच्चे जो हैं वो थोड़ा कोप अप हो रहे होते हैं, थोड़ा प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो बेहतर है आसान आसान चीजें जो है वो हम लोग पहले कर लें और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लें। हम पहले जो है वो ये आसान चीजें, ये जितने भी स्टैंडर्ड आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, हम लोग पहले इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंसोलिडेशन पे चले जाएंगे। फिर कंसोलिडेशन पे हमारे काफी लेक्चर्स, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कंसोलिडेशन पे हमारे फिर काफी ज्यादा लेक्चर्स जो हैं वो लगेंगे। बीस तकरीबन लेक्चर्स ले लेती है, 20-21 लेक्चर्स जो है वो कंसोलिडेशन के जो ऊपर 7-8 स्टैंडर्ड्स हमने भी किए थे। ये अगर हम बात करें, ये जो स्टैंडर्ड सामने लिखे हैं, तो ये हमारा काफी टाइम ले लेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी चीजें शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टैंडर्ड जो है वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। तो बाय द टाइम हम कंसोलिडेशन खत्म करेंगे तो हम तकरीबन को 14-15 स्टैंडर्ड्स जो है वो खत्म कर चुके होंगे। सही। अब बाकी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, मैं हल्का सा उनका व्यू दे देता हूँ। और IAS 1 की हमने बात कर ली है जी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 2 आपको पता है इन्वेंट्रीज का है, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा, इसमें है कुछ नहीं है पढ़ने वाला। मतलब वही है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या होता है ये सबको पता है जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होते हैं और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे हमने इसको मैयर करना होता है। तो ये स्टैंडर्ड हम नहीं करेंगे, इसको आप एक दफा पढ़ लाजमी लीजिएगा। सही। IAS 3 है नहीं है, IAS 4 भी कोई नहीं है, IAS 5 भी नहीं है, IAS 6 भी नहीं है, IAS 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। IAS 8 है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट एंड प्रायर पीरियड एरर्स। नाम इसका ये नहीं है, मैं सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ और एस्टिमेट्स का है। ये स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ है, ये हम पढ़ेंगे लेकिन इस पर ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेंगे। और इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि उसने 5-6 स्टैंडर्ड्स बता दिए थे, इनमें ये चेंज है, वो उनमें चेंज करके सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इनकॉर्पोरेट ही करना था। यानी कहने का मकसद है कि
वो IAS 8 का क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट उसने एज सच नहीं पूछे थे, बल्कि उसने बाकी उन स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट पूछे थे। बट अगेन इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना हम सीखेंगे IAS 8 में कि किस तरह से उसको रिवाइज करते हैं। उसके बाद इस पर ज्यादा टाइम नहीं हम लगाएंगे। IAS 9 है नहीं है कोई, IAS 10 भी कोई नहीं है, IAS 11 भी कोई नहीं है, IAS 12 को मैं थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ। जो मुश्किल स्टैंडर्ड है ना वो मैं सेपरेट लिखूंगा। IAS 12 मुश्किल स्टैंडर्ड है, मेरा अपना ख्याल है। बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूं, बीइंग अ स्टूडेंट वैसे मेरा फेवरेट स्टैंडर्ड था IAS 7 और IAS 12। बट अगर बीइंग अ टीचर मैं बात करूं कि अगर कोई मुझे ये कहे कि जी बीइंग अ टीचर आप कौन से स्टैंडर्ड को कहेंगे कि मुश्किल है, तो मैं दो ही टॉपिक्स आपको बताऊंगा। उसमें से एक टॉपिक है IAS 12 मुश्किल है। आई नो आपने पढ़ा हुआ है कैप लेवल पे, आई नो आपको पता होगा जी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और उनको फिर deferred tax liability, deferred tax asset calculate करना। I know that will definitely be easy for you, I know, but यहाँ पे चूंकि अगर इसके ना ट्रू एसेंस की बात की जाए, ट्रू सोल की बात की जाए ना IAS 12 की, तो ये मुश्किल स्टैंडर्ड है। मुश्किल स्टैंडर्ड होने की रीजन क्या है? मुश्किल स्टैंडर्ड एक तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप इसमें क्लियर नहीं है तो आप इसका क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ रटे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अकाउंटिंग WDV और टैक्स बेस का फर्क लेके तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर कोई कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वो फिर आपको कॉन्सेप्चुअल ही होना पड़ेगा। दूसरा, आप ये देखेंगे कि तकरीबन हर स्टैंडर्ड में इसका अमल दखल है। ये जो IAS 12 है ये हर स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। IAS 16 की बात करें उसके साथ भी जुड़ा है। मतलब पूरी की पूरे स्टैंडर्ड, जितना भी हमने स्टैंडर्ड पढ़ने हैं ना, अगर आप कहेंगे जी उनमें कोई टैक्स की इंप्लीकेशन है या नहीं, तो यस, हर स्टैंडर्ड में टैक्स की इंप्लीकेशन है। इस वजह दैट मेक्स दिस स्टैंडर्ड टफ, कि चूंकि आप पहले उन स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर उसके बाद उसके टैक्स के कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो कहने का मकसद है कि टैक्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स के टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है। इस वजह से ये स्टैंडर्ड टफ है। सही। IAS 13 कोई नहीं है, IAS 14 कोई नहीं है, IAS 15 भी नहीं है, IAS 16 की हमने बात कर ली, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का। IAS 17 नहीं है, लीज का स्टैंडर्ड होता था IAS 17 जो खत्म होकर IFRS 16 बन चुका है। सही है। IAS 18 कोई नहीं है, IAS 19 ये आपके लिए नया स्टैंडर्ड है। ये आपको मैं नोट्स भी इसके दे दूंगा, उसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स, उनके नाम लिखे हुए हैं और वो उसके ग्रेड कौन सी है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये स्टैंडर्ड आपके लिए नया होगा कि जो आप कंपनी में जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देते हैं, सैलरीज, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, प्रॉफिट में शेयरिंग उनको देते हैं, या उनको पेंशंस या प्रोविडेंट फंड वगैरह, उन सबको डील करता है IAS 19। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड है, बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है, लेंथी है थोड़ा पढ़ने में। मतलब अगर इसको आप रीडिंग की बात करें तो शायद इसके मोर देन 100 पैराग्राफ्स हैं, 130 के करीब पैराग्राफ्स हैं इसके। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इतना मुश्किल नहीं है। मतलब आसान स्टैंडर्ड्स में इसको मैं कंसिडर करूंगा। एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कम पूछता है इसका, लेकिन पूछ लेता है, ये आपके लिए नया स्टैंडर्ड होगा। सही। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स है, वो हमने पहले ऊपर बात कर ली है। अगर आप देखें तो ये मैंने IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात की है। IAS 21 वो मैंने ऊपर बात की है फॉरेन सब्सिडरी का। अगर आप ये देखें IAS 21 की बात हुई है, फॉरेन सब्सिडरी की बात हुई है। IAS 22 कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का, वो मैं नहीं करवाऊँ, मैं लिख रहा हूँ, मैंने करवाना नहीं है। या आप बहुत डिटेल पढ़ के आए, यहाँ पे ये पूछता भी नहीं है। इन्वेंट्री और बोरिंग कॉस्ट नहीं ये पूछता। IAS 24 रिलेटेड पार्टी, ये भी नहीं पूछता यहाँ पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये भी नहीं यहाँ पूछता। सही है। यानी ये इन्वेंट्री भी नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता, इसलिए ये हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो आप सिर्फ वही, अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप वही कॉन्सेप्ट्स जो आपको हैं उनके मुताबिक आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इतने रॉकेट साइंस वाले कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ना कर सकें। IAS 25 कोई
स्टैंडर्ड नहीं है। IS 26 इसको भी मैं अलग लिख रहा हूँ, IS 26 बताता हूँ इसको आगे जाके। IS 26, IS 27 की हमने पहले बात कर ली है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। अगर आप ये देखें तो ये IS 27 की मैंने बात की है। IS 28 की भी बात हो गई है कि ये दोनों कंसोलिडेशन से बिलोंग करते हैं, IS 27 और 28। 29 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IS 29 है स्टैंडर्ड, असल में हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज का स्टैंडर्ड है, बट हम नहीं पढ़ेंगे वो, उसका क्वेश्चन नहीं आता। IS 30 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IS 31 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IS 32 ये अब दूसरा मुश्किल एरिया जो है ना वो ये है, ये 3 स्टैंडर्ड उसमें आते हैं। IS 32 मैं लिख देता हूँ, IFRS 7 एंड IFRS 9। ये जो 3 एरियाज है ना, इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी मुश्किल एरिया। ये तीनों स्टैंडर्ड जो है ये एक ही टॉपिक को डील करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सही, ये दो मुश्किल एरियाज हैं, एक ये मुश्किल एरिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूरी की पूरी अकाउंटिंग में, और एक ये टफ है, बाकी आसान है, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है बाकी। सही है, तो इनकम टैक्सेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये 3 स्टैंडर्ड हम देखेंगे, IS 32, IFRS 7 और IFRS 9। सही, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जो आपने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की होती हैं, उनको हमने किस तरह से डील करना है, या बैंक्स ने जो लोन्स वगैरह दिए होते हैं, या हमने जो लोन वगैरह लिए होते हैं उनको, या रिसीवेबल्स की जो प्रोविजन हम कैलकुलेट करते हैं, या हेजिंग जो है, वो सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम देखते हैं। ये मुश्किल है, मुश्किल चीज है। ठीक है, उसके बाद IS 24, उसको IS 32 की हमने बात कर ली। IS 33 ये आपने पढ़ा होगा, EPS, अर्निंग पर शेयर। ये कैफ में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। अर्निंग पर शेयर ये स्टैंडर्ड बताता है, इसमें 2 तरह की अर्निंग्स हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स जो है वो किस तरह कैलकुलेट करनी है। IS 34 आसान, बहुत आसान, इसका क्वेश्चन आता भी नहीं, आज तक नहीं आया इसका क्वेश्चन। इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो लेस देन इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसको ये IS 34 डील करता है। पढ़ेंगे लेकिन इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता है। IS 34, IS 35 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IS 36 है इम्पेयरमेंट का, ये हमने ऊपर लिख लिया है, अगर आप देखें ये हमने इम्पेयरमेंट लिखा है। IS 37 है प्रोविजंस का, ये हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, इसका क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन हम इसको देख लेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। सिलेबस में तो खैर नहीं है वैसे, तो प्रोविजंस का स्टैंडर्ड है वो भी। IS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमने यहाँ पे बात कर ली है। IS 39 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। IS 40 हमने बात की है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और IS 41 एग्रीकल्चर। ये जो डेयरी फार्म या कॉर्पोरेट फार्मिंग, एग्री फार्मिंग है, उस पर ये IS 41 एप्लीकेबल होता है। सही है, तो अगर देखें तो अदर देन, अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स, और अभी IFRS की भी बात करता हूँ, अदर देन नॉन करंट एसेट्स और कंसोलिडेशन हमारे ये IAS है, ये सिर्फ हमने पढ़ने हैं। और ये अदर देन कंसोलिडेशन है, नॉन करंट एसेट्स हमारे ये बनते हैं। देखने में थोड़े हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कुछ भी शुरू कर ले खत्म ही नहीं होने पे आता। सही है, अब आगे चलते हैं IFRS पे। ये तो हो गया बात IAS, अब चलते हैं IFRS। देखिए असल में ना पहले IFRS नहीं होते थे, अगर आप पुरानी बात हम करें ना, बहुत पहले सिर्फ होते ही IAS थे। इनको कहा जाता था, इन स्टैंडर्ड्स का नाम ही होता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS का कोई वजूद नहीं था, नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना था। सही, फिर हुआ ये कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो फिर यही हुआ कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज में बन रही हैं, वो अगर अपनी अपनी मर्जी से सारे लोग बनाते रहेंगे तो वो कंपेरेबल नहीं रहेंगी। तो लेट्स गेट टू वन पॉइंट कि सारी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे आती है और एक वन पॉइंट अकाउंटिंग पे आती है। तो फिर IFRS का कॉन्सेप्ट आया।
अब कुछ हमारे पास IFRS है, कुछ हमारे पास IAS है। हुआ क्या होगा क्या, अल्टीमेटली ये जितने भी IAS आपको सामने लिखे भी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अल्टीमेटली IAS का वजूद खत्म हो जाना है। ये सारे के सारे IAS ने IFRS में कन्वर्ट हो जाना है। सही, काफी सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो खत्म हो भी चुके हैं। जिस तरह से आप देखेंगे तो इस ये जो आपके सामने लिस्ट मैंने बताई है, इस लिस्ट में काफी सारे नंबर जो हैं वो मिसिंग है। उनमें से काफी ज्यादा नंबर ऐसे भी हैं जो पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका है अब IFRS में। सही, तो अल्टीमेटली ये भी जितने भी सामने लिखे हैं ये भी खत्म होके इनकी जगह नया IFRS आ जाना है विद न्यू एंड इम्प्रूव्ड अकाउंटिंग एंड प्रेजेंटेशन। सही, तो अल्टीमेटली ये IAS भी खत्म होने हैं और सिर्फ रह जाने हैं IFRS। IFRICS भी खत्म हो जानी है, SICs भी खत्म हो, अल्टीमेटली एक ही चीज रह जानी है IFRS। अब IFRS देखते हैं हमारे हैं कौन कौन से। मैं सिर्फ वो लिखूंगा जो हमने पढ़ने हैं, जो हमारे सिलेबस में है। सबसे IFRS 1 तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का है, वो तो IFRS 2 ये भी नया, ये नया कॉन्सेप्ट था। यानी IFRS आने से पहले ये है ही नहीं था कॉन्सेप्ट। ये असल में कॉन्सेप्ट लिया गया है US गैप्स, US और ऑस्ट्रेलियन गैप्स थे, US गैप्स और गैप्स थे, उनमें ये एज इट इज था। ये शेयर बेस्ड पेमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है IFRS 2, मैंने याद है मुझे आर्टिकल्स में मैंने ऑडिट किया था मल्टीनेशनल का, तो वहां में मैंने उस वक्त ये स्टैंडर्ड नहीं आया था, तो उस वक्त मैंने उनके गैप्स पढ़े थे। और फिर जब ये स्टैंडर्ड आया और मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा तो डिट्टो, ऑलमोस्ट डिट्टो था। सही, मतलब जो कॉन्सेप्ट वहां पे थे यही कॉन्सेप्ट वहां पे है। तो उस वक्त ये ऐसी चीज से IFRS 2 ये थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अकाउंटिंग में। तो फिर IFRS जब बने तो पहला जो स्टैंडर्ड आया वो आया ही इसका शेयर बेस्ड पेमेंट्स का। शेयर बेस्ड पेमेंट्स का स्टैंडर्ड क्या बताता है हमें? शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड ये बताता है कि अगर आपने किसी से गुड्स या सर्विसेज ली हैं और उसको बदले में शेयर्स देने हैं तो उनकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी। शेयर्स देने हैं या पैसे देने हैं, लेकिन वो पैसे डिपेंडेंट हैं शेयर प्राइस के ऊपर, यानी किसी ना किसी तरह से आपकी जो कंसिडरेशन है वो अगर शेयर्स के साथ लिंक्ड है तो उसको IFRS 2 डील करेगा। आसान स्टैंडर्ड है, इतना मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड वो हमने बात कर लिया। IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का है, वो हमने नहीं पढ़ना। IFRS 5 जो है वो हमारा IFRS 5 हमने अभी ऊपर बात की, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूं साथ साथ, ये देखें IFRS 5 की मैंने बात की है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। IFRS 6 7 नहीं करना हमने, IFRS 8 ये हम सिलेबस में नहीं है। लेकिन सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे सब कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। यह है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ये भी मेरा ख्याल है कैफ में है, इसी वजह से इसने खत्म किया होगा। पहले तो ये फुल फ्लैज स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन ये कोई 3-4 अटेम्प्ट से ये स्टैंडर्ड खत्म कर दिया है इसने। तो आई होप कि ये होगा, इसी वजह से इसने खत्म किया है। IFRS 8 कैफ लेवल पे होगा। ऑपरेटिंग है या नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, हमने पढ़ना है फिर भी इसको। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का आसान स्टैंडर्ड है, इसमें अकाउंटिंग कोई नहीं है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड है IFRS 8 का, ये हम देखेंगे। सही, उसके बाद IFRS 9 हमने दायरा नहीं देखना। IFRS 10 कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, IFRS 11 भी कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमने पढ़ना है IFRS 13, यह फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स। ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया ही नहीं है कभी, मतलब 2-3 दफा आया है छोटा छोटा क्वेश्चन फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स का, 3-3 4-4 नंबर का। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स का स्टैंडर्ड हम IFRS 13 जो है वो भी देखेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे IFRS 15 है रेवेन्यू का। मुश्किल स्टैंडर्ड है यार, बहुत ही मुश्किल। मुश्किल नहीं है, नया स्टैंडर्ड आया है, इस वजह से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी अजीब अजीब सी हैं। स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स भी कुछ 100 के करीब हैं, लेकिन खैर हमने करना है, इतना मुश्किल नहीं है। और फिर है IFRS 16 लीजेस, लीज। ये पहले IAS 17 होता था जो इन्होंने खत्म किया और उसको सुपरसीड कर दिया IFRS 16 ने। तो लीजेस का स्टैंडर्ड जो है सबसे लेटेस्ट जो है वो IFRS। इसके बाद अभी तक कोई आने तो है ही हैं, अभी तक कोई उस तरह से इशू नहीं हुआ एप्लीकेबिलिटी IFRS 16 के बाद। तो आखिरी जो स्टैंडर्ड इशू IFRS इशू हुआ वो
IFRS 16 लीज का था, उसके बाद जो होने हैं या हुए हैं वो अभी तक उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हम चूंकि सिलेबस तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये तो हैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स, ये तो हैं वो वाली चीजें जो कि अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करती है। सही, ये सारी चीजें, ये सारी लिस्ट जो है तो आपको मिल भी जाएगी नेक्स्ट क्लास में एक्सेल के फॉर्म में या PDF की फॉर्म में, ये सारी लिस्ट है। सही है। इस अब अदर देन स्टैंडर्ड्स, अदर देन दीज स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें भी, एक्स्ट्रा चीजें हैं कुछ सिलेबस में जो कि हमने पढ़नी है, जिनकी वेटेज है। उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज है स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स। स्पेशलाइज्ड, FS का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। इसमें हम बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे बनानी, म्यूचुअल फंड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखेंगे। सही है। और क्या लें के पोस्ट एम्प्लॉयमेंट फंड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। इसको IAS 26 डील करता है, मैंने ऊपर लिख कर मिटा दिया था। सही है, IAS 26। तो ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाना सीखेंगे। ये अलहदा से है, क्वेश्चन कंपलसरी है, 10 नंबर का क्वेश्चन, एवरेज बात कर रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन। या वो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लेता है, या इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पूछ लेता है, या म्यूचुअल फंड की। असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी कहता, वो नोट्स बनाने के लिए कहता है, जी ये वाला नोट बना दें, वो वाला नोट बना दें, ये वाला, वो हम सीखेंगे। सही। तो ये वाला एरिया जो है ये किसी स्टैंडर्ड से नहीं आपको मिलेगा, ये हमें इन्हीं रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स की या इन्हीं रिस्पेक्टिव सेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करके रट्टा मारना पड़ेगा। जो अगर इसको मैं आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका रट्टा मारना पड़ेगा कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये इनके अपने लॉज के मुताबिक बनती है। यानी बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, IFRS तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो IFRS नहीं बताता, उसका फॉर्मेट डिफाइन किया गया है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस में डिफाइन कर दिया गया है जी, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर, तो हमने उसी अरेंजमेंट में बैलेंस शीट भी उसी अरेंजमेंट में बनानी होती है। वी कांट चेंज दैट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें फिर रट्टा मारना पड़ता है कि जी सबसे पहले कैश एंड बैंक आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अरेंजमेंट भी चेंज नहीं कर सकते बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस देता है और आपसे कहता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसी बैंक की बना दें, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द अरेंजमेंट एज वेल, कि पहले ये चीज आनी है, फिर ये चीज आनी है, फिर ये चीज आनी है, फिर ये चीज आनी है। सही। सेम गोज विद इंश्योरेंस, या सेम गोज विद म्यूचुअल फंड, सेम गोज विद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी जो आपके ग्रेचुटी फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं आपके, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनती है, ये वो बताता है। तो ये एक एरिया है, इसका क्वेश्चन कंपलसरी है। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है, या वो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ पूछ लेता है, या इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ पूछ लेता है, या म्यूचुअल फंड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कुछ पूछ लेता है, या आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट फंड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से पूछ लेता है। अब ये ऐसा एरिया है जो कि स्टैंडर्ड्स में कहीं नहीं है, ये स्टैंडर्ड से बाहर हैं चीजें। तो स्टैंडर्ड से जो बाहर चीजें हैं उनके रिस्पेक्टिव, तो ये अब जब हम ये करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं आपसे कहूंगा जी बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आए, इंश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आए, म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आए, तो इसको हम बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से बनती है। क्लियर। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल चीजें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पहले चले हम बात कर लें नेक्स्ट। वैसे न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी। एक है जी SMEs स्टैंडर्ड्स। SMEs हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वैसे तो हमने IFRS पढ़े हैं, वो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, कुछ होती हैं, हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलहदा से
स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं। IASB ने और फिर ICAP ने उसको अडॉप्ट भी किया है, वो अलग से स्टैंडर्ड इशू कर दिए हैं उन्होंने। ओके, ये ऐसी एंटिटीज हैं कि जो लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड हैं और वो इतनी बड़ी भी नहीं है, तो उन पर सारे स्टैंडर्ड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर उनके लिए उन्होंने अलग स्टैंडर्ड दे दिए। सही, तो ये भी हम देखेंगे, SME के स्टैंडर्ड भी देखेंगे। SME के सारी चीजें वही हैं, ऐसे नहीं है कि ये तकरीबन ये शायद कोई नई चीज है, लेकिन इसमें ना कोई 20-25 फर्क है। कि जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से हम IAS 16 में हम कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल भी लगा सकते हैं। सही, ये जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट SME का है, उसमें आप रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं लगा सकते, उसमें रहता ही कॉस्ट मॉडल है। सही है, तो इस तरह के हम डिफरेंस देख लेंगे। और 2 दफा ये क्वेश्चन आया है, उसने कहा जी की डिफरेंस बता दें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में और SMEs के स्टैंडर्ड में, की डिफरेंस कि उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो वो मैं हम देख भी लेंगे उसको, मैं आपके साथ, जाहिर है वो हमने इसको पढ़ना भी है, फाइल भी शेयर कर लूंगा जो डिफरेंस हैं उसके, हम वो भी देख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड्स भी हमने पढ़ने हैं, मतलब ये उस पर उतना टाइम नहीं लगेगा, ये एक दिन में ही हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है SMEs का, ये एक दिन की मार है। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट कैलकुलेट करने की दोबारा से मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है, इंटेंजिबल की कॉस्ट आपको हमने पहले पढ़ी होनी है IAS 38 में, तो वो यहाँ भी यही है। हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कि जो हम पढ़ के आए हैं उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकें। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, ये हम देखेंगे। इस्लामिक स्टैंडर्ड्स थ्योरेटिकल है, ये इतना मुश्किल नहीं है, एक दफा क्वेश्चन आया इसका, उसने 2 दफा कॉन्सेप्ट पूछा था कि होता क्या है, स्मॉल एंड इस्लामिक स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारे एंड पे पढ़े जाने वाले टॉपिक हैं, जब हम क्लास खत्म कर रहे होंगे अपनी, जब हम अपना सिलेबस जो है वो एंड कर रहे होंगे, उसमें फिर हम लोग ये आखिरी वाली जो चीजें हैं वो ये कर रहे होंगे, स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स, SMEs के स्टैंडर्ड्स और इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे हम उस वक्त कर रहे होंगे। तो ये है हमारा सिलेबस का आउटलाइन। देखने में पता नहीं आपको कम लगा है या ज्यादा लगा है, लेकिन करने में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दो आपके CFAP में 2 पेपर्स ऐसे हैं जिनका एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जिनके 2 पेपर्स होने चाहिए। जिस तरह लॉ है आपका, लॉ का एक पेपर नहीं होना चाहिए, लॉ के 2 पेपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी ICAP की मर्जी, कि एक आपका कंपनीज एक्ट का पेपर होना चाहिए और एक अदर लॉज का अलग पेपर होना चाहिए। इसी तरह से जो अकाउंटिंग है, इसके भी 2 पेपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये इनह्यूमन सिलेबस है। एक पेपर में बच्चे को इतनी तैयारी करना और फिर उसको टेस्ट करना, ये इंसानों वाला काम ही नहीं है। जिस तरह से ICAP टेस्ट करता है, वाकई इंसानों वाला काम नहीं है। आप उस इवन यहाँ पे तो MSA जो आपके हैं केस स्टडीज, वो भी पेपर की तरह ही लेते हैं। असल में ऐसा केस स्टडी ये नहीं होती। टेक्निकली अगर देखा जाए तो केस स्टडी क्या होती है कि आपको केस स्टडी दे दी जाती है 30, 40, 20, 25, 15, 20 पेजेस की, और आपको फिर टाइम दिया जाता है कि यू हैव 7 डेज या 8 डेज, आप इसको प्रिपेयर करें। आप उस पर रिसर्च करते हैं, आप उसको प्रिपेयर करते हैं, और फिर अगर पेपर में बैठ के आपसे वो सवाल ले लिए जाए। यहाँ पे है कि आप केस स्टडी भी उसी वक्त पढ़ रहे होते हैं, जवाब भी उसी वक्त दे रहे होते हैं। पता नहीं, अजीब सी ये यहाँ पे पाकिस्तान है, मेरा प्रोफेशन है, मैं इसकी ज्यादा बुराइयां तो नहीं कर सकता, बट दैट शुडंट बी द वे कि इतना ज्यादा सिलेबस आप बच्चों को, मैंने भी पास किया, ये सारा कुछ मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो है तो बात काम खोतों वाला ही ना, जो भी है इतना ज्यादा इनह्यूमन सा। तो ये है हमारा सिलेबस पूरे का पूरा, जिसका मैंने आपको आउटलाइन बता दिया, सारे का सारा, ये सारा आउटलाइन। अब यहाँ पे आउटलाइन कंप्लीट है सिलेबस का, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। हम सबसे पहले अपने नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो है वो स्टैंडर्ड्स, आफ्टर स्टडिंग IAS 1, सबसे पहले हम IAS 1 पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट
स्टार्ट होंगे नॉन करंट एसेट से, हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर हम कंसोलिडेशन पे आएंगे। कंसोलिडेशन खत्म होगी तो फिर उसके बाद हमारे ये जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं ये हम लोग कर रहे होंगे, IFRS और IAS, और फिर एंड पे हमारा ये जो स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स अदर देन जो स्टैंडर्ड्स एरिया है वो सारा। यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, वो भी आप लिख लें, इफ्रिक्स भी पढ़नी है, वो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, ऊपर मैं लिख नहीं सका, इफ्रिक्स भी हमने पढ़नी है, यह मुश्किल नहीं आसान है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको रिपोर्टिंग के पास करने की जो टेक्निक है वो 3 टेक्निक्स हैं। रिपोर्टिंग का पेपर आपका ये जो रिपोर्टिंग का पेपर है पास करने की 3 टेक्निक्स हैं। ये 3 टेक्निक्स अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर ना पास होने की कोई वजह रहती है। तो पहली टेक्निक है इसकी प्रैक्टिस, दूसरी टेक्निक है रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस, और तीसरी टेक्निक है रिपोर्टिंग को पास करने की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे कम है। अगर आप मुझे कभी भी किसी भी लेवल पूछेंगे कि सर मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है अब काफी है मैं और ना करूं, तो मैं आपको कभी नहीं ये कहूंगा कि नहीं बस काफी है। मैंने हमेशा आपसे यही कहना है कि यार जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। अब सब मसला ये है कि अगर तो एक पेपर देना है रिपोर्टिंग का फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मैं 1.5 साल जहां जहां से क्वेश्चन मिले, ICW के क्वेश्चन, ACMA के क्वेश्चन, ACCA के क्वेश्चन, रिपोर्टिंग के पास पेपर्स, बुक्स के, नोट्स के, वो तो मैं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे आपने जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही है कि जहाँ पे एक से ज्यादा पेपर देना होता है, कि आपने साथ लॉ भी देना है, ऑडिट देना है, BM देना है, रिपोर्टिंग देना है, तो वहां पे फिर आपको अपने टाइम को प्लान करके चलना पड़ता है। ये मैं आपसे एक चीज बता दूं कि आपकी जो भी अटेम्प्ट है साल बाद, 1.5 साल बाद या नेक्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आपकी अटेम्प्ट साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड है तो ये मैं आपको बात बता दूं, आप अभी से प्लान कर लें कि आपने कितने पेपर देने हैं। नॉर्मली बच्चे एग्रेसिव होके जब शुरू करते हैं तैयारी करनी तो वो कहते हैं जी 3 पेपर ही देने हैं, वो आहिस्ता 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 2 पे आते हैं और फिर छुट्टियों में वो 1 पेपर तक आ चुके होते हैं, टाइम भी ज़ाया, एफर्ट्स भी ज़ाया। तो मेरा ख्याल है कि शुरू से ही आपको प्लान कर लेना चाहिए कि आप इतने पेपर देना चाहते हैं और फिर उनको आप थॉरली लेके चलें। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। मेरा आर्टिकल्स में ही क्वालिफाई हो गया था, मेरी एक ही रेफर आई आज तक, BFD में रेफर आई थी मेरी, बाकी मैं पास करता ही गया था पूरा CA में। तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो पास करवाने वाली चीज़ थी वो मेरी कंसिस्टेंसी थी। एक कंसिस्टेंसी और एक मेमोरी तो खैर चलें अब अल्लाह मियाँ की देन होती है। कंसिस्टेंसी जो है वो जरिए मैंने डेली पढ़ता था, मैं जब से CA शुरू किया था तब से डेली पढ़ना शुरू किया था, जब तक पास नहीं किया मैं डेली पढ़ने की आदत में, अभी भी खैर आदत है, अभी भी मैं डेली पढ़ के सोता हूँ। अब खैर डेफिनेटली मैं ये आप सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ता लेकिन बुक्स वगैरह ये वो दिखता है। एनीवेज तो आप भी जो है वो अपनी आदत बनाएं स्टडी की, जल्दी पास कर जाएंगे अगर आप जल्दी पास करना चाहते हैं। अगर आप और एक और चीज आपने कहना बड़ी अजीब अजीब बातें, रट्टा अगर स्ट्रॉन्ग है ना आप जल्दी कर लेंगे, ये सब बातें बनी हैं कि जी बड़ा कंसेप्चुअल है ये हमारा फील्ड और कॉन्सेप्ट्स हों तो हम जल्दी पास कर लेते हैं, नहीं ये बस सहमी बातें ही बनी है। सही है, ये अपने आप को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आप लॉ का जब सिलेबस शुरू करेंगे ना ये CFAP में, आपको अंदाजा होगा कि ये रट्टे के बगैर मुमकिन ही नहीं है इतना रिटेन कर लेना। वो माइंड आप में आप अकाउंटिंग पढ़नी शुरू करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है। रट्टा मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड ABC वाला रट्टा, मैं रट्टे का मतलब कह रहा हूँ कि आपको याद होनी चाहिए चीजें, तो जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी आप पास नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को याद करने की आदत बनाएं। बादाम शदाम अगर खाने की आपको जरूरत है तो बादाम शदाम जरूर खाएं। दूसरा रिपोर्टिंग का पेपर जो है ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर, नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि जी ये रिपोर्टिंग का हमारा पेपर है तो ये न्यूमेरिकल पेपर होगा, इसमें हमने सिर्फ कैलकुलेशंस कर देनी है और हमने पास हो जाना है, ऐसा नहीं है। देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम है एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये आपसे 2 चीजें ज्यादा, जो पेपर का जो एम्फेसिस होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एम्फेसिस होता है ज्यादा क्वेश्चंस का, वो एम्फेसिस होता है रिपोर्टिंग पे, कि आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को
आपने अपने इवेंट्स को रिपोर्ट किस तरह करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कि आपने उनको बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है, इनकम स्टेटमेंट में किस तरह से शो करना है, या नोट्स अकाउंट्स जो होते हैं हमारे उनमें हमने इसको किस तरह से शो करना है। तो आप देखेंगे कि मैं जब भी अभी हम शुरू करेंगे तो मेरा फोकस जो है वो कैलकुलेशन के साथ साथ रिपोर्टिंग पे भी हुआ करेगा। अक्सर बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं, उन्होंने ठीक किया होता है। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है, लेट्स से डेफर्ड एक्ट का आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसने आपसे मांगा है जी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या नोट्स टू द अकाउंट्स बना दें डेफर्ड टैक्स के। जाहिर है उसमें आप लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे, इनकम भी कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंस वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे। अब एक बच्चा है वो सिर्फ कैलकुलेशन करके दिया था और वो ठीक है, उसने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ठीक कैलकुलेट की, उसने अपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ठीक कैलकुलेट किया और वो कैलकुलेट करके दे आया, उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे नोट्स टू द अकाउंट्स बना के दें, डिस्क्लोजर बना के दें, और वो सिर्फ कैलकुलेशन करके दे। अब ठीक है सारा, लेकिन बॉल जो है वो जो पेपर चेक कर रहा है उसके कोर्ट में चली गई। अब वो चाहे तो उसको 2 नंबर दे दे, चाहे तो उसको 1 नंबर दे दे, चाहे तो उसको कोई नंबर ना दे। अगर वो ज्यादा हार्श है तो कोई ना, क्यों? क्योंकि वो उसको वो नहीं बता के आया जो कि उससे पूछा गया था एग्जाम में। सो आपने ये चीज भी अपनी प्रैक्टिस में बिल्ड इन करनी है कि आप जो क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस में भी, उनको भी आप उसी तरह से करें जिस तरह से एग्जाम। दूसरा, फेलियर की रीजंस एक क्या होती है, पेपर पास, ये पेपर रिपोर्टिंग का जितना लेंथी होता है ना, ये 3 घंटे में सॉल्व नहीं होता। दैट इज अ वेरी ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अ वेरी ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि 3 घंटे में रिपोर्टिंग का पेपर 100% सॉल्व करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। मैं ये तो नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, बट नियर टू इम्पॉसिबल है, इतना लेंथी पेपर होता है। सही, तो वजह क्या होती है, वजह क्यों नहीं हो पाता, उसकी 2 रीजन है। एक तो है जी प्रैक्टिस नहीं बच्चों की ठीक होती, जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्रैक्टिस बच्चों ने नहीं की होती घर बैठ के, और दूसरा उन्होंने घर बैठ के कभी एग्जाम प्रेशर को फील ही नहीं किया हुआ। वो घर में जो क्वेश्चन करते हैं वो टूटे हाथों से किए जाते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन करना होता है ज़ाहिर है वो आप फुल बूटे भी लगाने होते हैं उसमें, मतलब प्रेजेंटेशन प्रॉपर आपने करनी होती है। तो घर में जो क्वेश्चन 10 मिनट में हो रहा है वो एग्जाम में बैठ के 15 मिनट में हो रहा होता है, तो आप फिर पैनिक कर जाते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कोई भी है, जब आप उसमें पैनिक करते हैं ना, कि हाथ पांव फूलना, जिसको पंजाबी जिससे कहते हैं हाथ पांव फूल गए, सही है। तो जब आप पैनिक करते हैं किसी भी सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, वहां से आगे आपका पेपर समझ दें कि आपको फेल होने के करीब होना शुरू हो गया। सही, जितना आप रिलैक्स रह के पेपर देते हैं, जितना आप इजी रह के पेपर देते हैं, उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। जितना आप पैनिक होते हैं पेपर में, उतने ज्यादा अल्लाह ना करे फेल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैनिक होते हैं, दिमाग काम करना छोड़ जाता है, दिमाग काम करना छोड़ जाता है, गलतियां होती हैं, गलतियां होती हैं तो गलतियां, सही है ना, सही। तो और पैनिक इसी वजह से बच्चे होते हैं, जिस तरह से मैं अगर शेयर करूं तो एक बच्चा बेचारा फेल हो गया, उससे मैंने पूछा कि यार क्या वजह है, तो रिपोर्टिंग ठीक थी। वो कहता है सर मेरा पहले क्वेश्चन भी 1.5 घंटे में हुआ था। अब 1.5 घंटे में अगर आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, नो डाउट वो 25 नंबर का सवाल होगा, कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन आता है वो इतने नंबर पे ही आता है, 22-25 नंबर का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता है। उसने पहले कंसोलिडेशन का क्वेश्चन किया, तो वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ठीक है, 25 ना हो सकता है उसने 100% ठीक किया हो 25 नंबर का क्वेश्चन, बट इट टुक हिम half time of the paper he wasted, or he consumed in attempting a question that carries only 25 marks. It's not only 25 marks, but it doesn't make sense कि आप 25 मार्क्स के लिए 1.5 घंटा लगा रहे हैं। सही है। और अब कहता है फिर जब बाकी मैंने देखा 1.5 घंटा रह गया है और मेरा 75% पेपर होने वाला है, तो कहता मैं घबरा गया, आता था पेपर लेकिन मैं घबरा गया, और घबरा के फिर मेरे से जितना जिस तरह से अटेम्प्ट हो सका वो मैंने जल्दी जल्दी में उतना कर दिया। जाहिर है फिर गलतियां भी ज्यादा होती हैं, वर्किंग्स भी आप स्किप करते हैं, प्रेजेंटेशन भी फिर आप स्किप करते हैं, आप कहते हैं चलो फिर जितना होता है उतना तो करो ना। तो ये आपने, इसी वजह से मैं इस पे बड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस जो है ये आपको पास करवाती है। अगर आपकी अटेम्प्ट दूर है तो आई विल सजेस्ट कि आप साथ में स्टैंडर्ड्स रीड करें, साथ में आप प्रैक्टिस करें। अगर आपकी अटेम्प्ट वेरी नेक्स्ट है, दैट इज कमिंग दिसंबर अटेम्प्ट जो है वो आपकी, जून में तो फिर उन्होंने अटेम्प्ट ली नहीं, तो अब जो अगर आपकी दिसंबर अटेम्प्ट है तो आई विल सजेस्ट कि फिर आप स्टैंडर्ड को रीड ना करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है उसको, आप उस पोर्शन को आप स्किप करें एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस हो सकता है, पास्ट पेपर्स करें, मेरे नोट्स के क्वेश्चंस हैं वो करें,
ICAW के क्वेश्चन मिलते हैं आप वो कर लें, ACCA के क्वेश्चन मिलते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन मिलता है आप वहां पे क्वेश्चन आप करते रहें। अगर आपकी ये अटेम्प्ट आफ्टर 6 मंथ्स और अगर 1 ईयर और मोर है आपके अटेम्प्ट में, तो सजेस्ट कि आप एक जो स्टैंडर्ड जो है उनकी आप बुक लें और आप जो भी हम क्लास में करें स्टैंडर्ड, आप उसको आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको क्रैम करें, क्रैम नहीं करना आपने, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में आपके पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होने हैं। आई जस्ट नीड यू जस्ट नीड टू बी श्योर कि अगर स्टैंडर्ड में से, और ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड में से कोई आपको क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड के एंड पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आई डोंट नो कि आपने की है या नहीं कभी, बट मोस्टली स्टैंडर्ड्स के एंड पे एग्जांपल्स दी गई हैं एंड काफी दफा ये देखा गया है कि डिट्टो एग्जांपल उठा के वो एग्जाम में दे देता है। तो मैं ये इस पे भी एम्फेसाइज करूंगा, आपको बताऊंगा अभी कि ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स आप कर लें। तो जिसने तो वो एग्जांपल की होगी स्टैंडर्ड की है, जिसने तो स्टैंडर्ड पढ़ा है, उसको तो पता है ये कहाँ लिखा है, वो तो सामने देख के ठीक से क्वेश्चन कर लेगा। और एक वो बंदा जिसने कभी स्टैंडर्ड देखा नहीं है, जिसको पता नहीं है, आपको पता है ना कि आई कैप में आप ये सोचें कि अगर आपको एक सीन क्वेश्चन आ गया है कि जो आपको पता भी है कि कहाँ पे है और वो आप ऊपर से देख के कर भी सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ योर हैप्पीनेस कि आप एग्जाम में बैठ के 12 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो स्टैंडर्ड में है और आपको पता है वो कहाँ पे लिखा हुआ है या कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, वह स्टैंडर्ड खोलें और वहां से देख के आप खूबसूरत सा पेपर 12 नंबर का वो क्वेश्चन कर लें। तो जस्ट इमेजिन कि आप पास होने के कितने, ये न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट जो कोई भी होता है, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें जो पास होने की जो गेम होती है ना, वो 2 ही क्वेश्चन, आपको 2 के करीब क्वेश्चन ठीक हो जाए ना, तो आप 30-35 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए ना, तो आप पास होने के बड़े करीब पहुंच जाते हैं। बाकी जो 10-15 नंबर है वो आप फिर इजीली सिक्योर कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शुरू करें तो आप वो वाले क्वेश्चन से शुरू करें जो सबसे इजी क्वेश्चन है, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 100 नंबर का है। जिस क्वेश्चन में आप 110% श्योर हैं, एग्जाम में बैठ के हमेशा सबसे पहले वो शुरू करना चाहिए। बाकी रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आप या स्टूडेंट्स इसको मुश्किल खुद बनाते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं जो मुश्किल चीजें हैं वो मैंने आपको ऊपर लिख दी हैं कि जो बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूं या बीइंग अ स्टूडेंट जो आपको मुश्किल लगनी चाहिए वो ये 2 चीजें हैं, सही। बाकी अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, इट्स यू हु मेक्स इट डिफिकल्ट। ये आप है जो इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। और क्यों डिफिकल्ट बनाते हैं? प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करते। देखें, वंस आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मुझे तकरीबन मैंने जॉब स्टार्ट की थी 2008 में एंड इट्स 2020, तो इट्स बीन 12 इयर्स इन जॉब, मुझे 12 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। और मैंने इसलिए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपने क्वालिफाई नहीं ना किया तो आपकी कोई जिंदगी नहीं, मैं हर जिंदगी तो चलें इस तरह से मैं ज्यादा हार्श हो जाएगा, जिंदगी नहीं है, पर आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना अपने स्टेटस को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही अपनी उस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट उस तरह से एंजॉय कर पाएंगे। बिलीव मी, चूंकि मैंने आर्टिकल्स में क्वालिफाई कर लिया था, तो बिलीव मी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है अगर आप अर्ली क्वालिफाई कर लेते हैं। आप इधर से आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए, वहां से आप क्वालिफाइड हैं और आपने जॉब में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जाना है, तो यू कांट इवन डिस्क्राइब द हैप्पीनेस कि आप उसे। और फिर मैंने, चूंकि मेरे 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 पास भी जॉब करते हैं लड़के जो फाइनलिस्ट हैं या जिस तरह से, तो फाइनलिस्ट जो है वो बेचारे रोल ही जाते हैं, जो सच्ची बात, ये ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमा लेते, पैसे ठीक कमा लेते हैं, वो डेजिग्नेशन भी चलें ठीक काफी हद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। आप क्वालिफाइड नहीं है, आप जितनी मर्जी ठीक बात कह रहे हो, आपकी बात में डाउट हर बंदे। अब मेरे मेरे जो असिस्टेंट वगैरह हैं वो हो सकता है ठीक बात कर रहे हो, लेकिन मुझे उनकी बात को वेरीफाई करना पड़ता है, यार पता नहीं ठीक भी कह रहे होना या नहीं, अगर मुझे ना पता हो, सही। वेयर एज कोई क्वालिफाइड बंदा बात कर रहा हो तो नॉर्मली शायद लोग वेरीफाई भी ना करें, यार क्वालिफाइड बंदा है, ठीक ही गल कर रहा होगा ना, पता ही होगा, ठीक है। तो आपने, मैं इस वजह से मेरा कोशिश होती है कि मैं बच्चों को मोटिवेट भी करूं, पास एक दफा कर लें, ये 2.5-3 3.5 साल जितने भी 3-3.5 साल के आर्टिकल जो है, एक दफा पास कर लें, उसके बाद सारी उम्र पड़ी है आपके पास हर तरह के जो है वो जिंदगी को एंजॉय करने की। मैं ये नहीं कह रहा आप जिंदगी एंजॉय ना करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गिव योर स्टडी 6 days एटलीस्ट इन अ वीक, 5-6 दिन आप डेली पढ़ें, बेशक 1 घंटा पढ़ें, लेकिन अपनी आदत बनाएं डेली पढ़ने की। रात 11 से 12 पढ़ लें, 12 से 1 तक, 11 से 1 तक,
कुछ लोग बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी ठीक होती है, वो आधा घंटा पढ़ के भी ओके होते हैं। कुछ बच्चे बेचारे मेमोरी उनकी ठीक नहीं होती, उनको बेचारों को 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो ये आपने अपनी स्वॉट एनालिसिस खुद करना है कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी अपनी वीकनेस है, वीकनेसेस को कोप करना है और स्ट्रेंथ्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है। पास हो जाएगा। ये अगर आपसे कोई ये कहता है कि जी ये बड़ा मुश्किल है, पास नहीं होता, तो वो झूठ बोलता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि जी रिपोर्टिंग का पेपर पहली दफा में पास नहीं होता, तो वो झूठ बोलता है। पास होता है। बच्चे हम आप जैसे मेरे जैसे ही लोग जो हैं वो पास करते हैं। आप जैसे मेरे जैसे ही लोग होंगे जो मेरिट सर्टिफिकेट लेते हैं, जो गोल्ड मेडल्स लेते हैं। तो कभी भी आपने जो ना वाली चीज है ना, वो नहीं अपने माइंड में आने देंगे कि ये नहीं हो सकता या ना हुआ तो क्या होगा। ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि ना हुआ तो क्या होगा। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, होगा। ये आप ही करेंगे और ये आपसे ही होगा और आप ही करेंगे और आप इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। सिर्फ ये है कि ये जो आपके 3 साल हैं, इनको थोड़ा सा आप काइंडली थोड़ा सा आप अपने आप को मैनेज कर लें। आई नो दिल करता है जब घर वाले बाहर बैठ के मूवी देख रहे हैं, घर वाले बाहर बैठ के गपशप कर रहे हैं, यू आर इन योर रूम आर स्टडिंग फॉर एग्जाम्स और रूटीन प्रेपरेशन, जाहिर है दिल करता है जाके बैठने को, बैठना भी चाहिए उनके पास। लेकिन जाहिर है अगर वो 4 घंटे बैठ के गपशप कर रहे हैं तो आप शायद 4 घंटे बैठ के उनके साथ गपशप ना कर सके, और करनी भी नहीं चाहिए। वंस यू आर क्वालिफाइड, आपने एक दफा क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप जो मर्जी करें, फिर आपके पास सारी उम्र पड़ी है। ये 3 साल हैं, इनको थोड़ा सा आप अपने आप को डिसिप्लिन करके पास कर लें। और आपके पेरेंट्स भी जा रहे हैं डेफिनेटली यही चाहते हैं आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। पैसा और टाइम तो चलें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ पेरेंट्स आपके ऊपर अपनी इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके फेल होने से ज्यादा आपको इतना दुख ना हो जितना आपके पेरेंट्स को दुख होता होगा। डेफिनेटली आप हमारे से ज्यादा दुख होता है पेरेंट्स को। तो अपने लिए नहीं तो चलें उनके लिए ही कोशिश करें कि आप जल्दी क्वालिफाई कर लें। तो इंशाल्लाह ये आज तो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था रिपोर्टिंग का। ये मेरी बातें जो बकवास है ये साथ साथ चलती रहा करेगी, ये मोटिवेशनल स्पीचेस की कोशिश करूंगा मैं मोटिवेट ही रखूं आपको थ्रू आउट द सेशन। तो आसान है, हो जाएगा। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम लोग IS1 स्टार्ट करेंगे। आई विल हम जो हैं वो नोट्स मैं पहले ही शेयर कर दिया करूंगा, ताकि अगर आपने प्रिंट वगैरह निकलवाने हैं तो आप वो प्रिंट वगैरह निकलवा लें, और अगर आपने वो स्क्रीन पे ही देखने हैं तो वो आप स्क्रीन पे ही देख लें। नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दिया करूंगा और फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह IS1 और IS16 से पहले हम IS1 पढ़ेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है इस पे IS16 पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई नो मे बी आपको चाइल्डिश लगे कि IS16 में क्या पढ़ने वाला है, बट बिलीव मी आप IS16 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको स्पेशली इफ्रिक 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेटली ये आपके लिए नई चीज है। तो IS16 अगर आप ये समझते हैं आपको आता है, तो आई एम नॉट डाउटिंग योर कॉम्पिटेंस एंड आई एम नॉट डाउटिंग योर नॉलेज। आपको डेफिनेटली आता होगा, ज़ाहिर आप पास करके आए हैं। बट ये जो इफ्रिक 1 है डेफिनेटली आपने नहीं पढ़ी तो आपको नहीं आती होगी, तो आपको यह पढ़नी पड़े। हर एक स्टैंडर्ड में ऐसी चीज आपको एक ना एक मिल जाएगी आपको, चाहे आपने स्टैंडर्ड पढ़ा भी हुआ है, कोई एक आधी चीज आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। इस वजह से मैंने जो चाहे वो सिलेबस में स्टैंडर्ड है चाहे वो सिलेबस में स्टैंडर्ड नहीं है, वो हम सारे ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 15 नंबर जो है वो पूछ सकता है आपके कैफ लेवल के स्टैंडर्ड में से ही। तो 15 से 20 नंबर तो वो पूछ ही लेता है कैफ लेवल के जो अकाउंटिंग है उसमें से। तो हम वहां से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हमारी इतनी ही है क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी। फिर हमारी नेक्स्ट जो क्लास हुआ करेगी वो हम एग्जैक्ट पूरे टाइम पे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया करेंगे क्योंकि इतना बोल बोल के मेरा भी गला जो है वो 5-1 मिनट का ब्रेक लिया करेंगे हम लोग क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। आप नोट्स आपको मिल जाया करेंगे। इनिशियली आपको कोई चीज बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स में क्वेश्चंस भी हुआ करेंगे तो हम वो नोट्स और क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ किया करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो फिर मैं आपको बुक बता दूंगा, आपको सोर्स बता दूंगा, उससे कर लिया करेंगे। ये जो सामने स्टैंडर्ड्स जो हमने अभी स्टार्ट करने हैं, ये जो 16, 38, 20, 40, इसमें तो खैर इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जितने नोट्स के क्वेश्चन होंगे उतने काफी होंगे, मोर देन एनफ होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ये असल में है ही नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड हमने लिखे हैं ये है ही नहीं है। जो है जिस तरह ये IS40 सिलेबस में है, इसके आपको क्वेश्चन भी ज्यादा मिलेंगे नोट्स में। IFRS 5 सिलेबस में इसके क्वेश्चन भी आपको ज्यादा मिलेंगे। IS
16, 38, 40 इनके इतने क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं जी मैंने इसके 20 क्वेश्चन करने हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे, दैट आर मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांस कम है और अगर आया भी तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आना है, सही। तो उतने क्वेश्चंस काफी हैं जितने का वेटेज है सिलेबस में। क्लियर? तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे से स्टार्ट करेंगे और IS1 और IS16 मैं नोट्स पहले ही शेयर कर दूंगा और उसको हम लोग फिर आगे लेके चलेंगे। पहले मैंने लिख दिए हैं ये सारे स्टैंडर्ड, पहले हम ये वाले स्टैंडर्ड सामने जो लिखे हैं वो करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग कंसोलिडेशन पे आएंगे, साथ साथ हम लोग इसको लेके चलेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, मेरा ख्याल है उसने शायद व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप उस ग्रुप में मेरे से पूछ लिया कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, खैर यहाँ भी पूछ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन वाला जो इसका डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें आप क्वेश्चन लिख दिया कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसका उसी वक्त रिप्लाई कर दिया करूंगा। अगर आप बाद में लेक्चर सुन के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे फोन पे भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज वॉइस नोट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या मैं लिख के व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स, नींद अगर सो ना रहा हूँ तो। अगर मैं बिजी भी हूँ ऑफिस वगैरह में या मीटिंग वगैरह में तो मैं फ्री होके रिप्लाई आपको कर दिया करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो वो कॉल करके समझाना पड़ा कॉल करके समझा दूंगा, लिख के समझाना पड़ा लिख के समझा दूंगा, वॉइस नोट से समझाना पड़ा वॉइस, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर बाद में कुछ चीज समझ नहीं आती तो कैसे पूछूंगा। वो इवन अगर मीटिंग भी सेट करनी पड़ी तो मैं आपको अपने ऑफिस बुला लूंगा, वहां पे आके मेरे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर फॉर्मली मंडे से स्टार्ट करेंगे हमारी जो क्लास है IS1 से और उसको फिर हम लोग फॉर्मली लेकर चलेंगे। आज के लिए सिलेबस का आपके क्वेश्चंस वगैरह कोई सिलेबस से रिलेटेड होंगे तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। बाकी हमने करना पढ़ना तो सारा कुछ ही है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो सारा कुछ है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मंडे को हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।